हमारे पास ये है रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। अब सेल का जिस तरह का फंक्शन होगा ना, उसी तरह का उसका स्ट्रक्चर भी होगा। ठीक हो गया। इसके अंदर देखें आपका डिफरेंट तरह से सेल जो है ना अपने स्ट्रक्चर के साथ उनके फंक्शन जो है ना काफी रिलेट कर रहे होते हैं। ये देखें, रेड ब्लड सेल है, मतलब साइज एंड शेप। सेल की शेप उस तरह से होगी और साइज उस तरह से होगी जिस तरह से उसका फंक्शन होगा। रेड ब्लड सेल्स आर राउंड टू अकोमोडेट ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन। अब जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप जो है वो राउंड होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट करना होता है, क्योंकि उनके अंदर उन्होंने कैरी करना होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन को, जो कि जिसके शेप जो है वो ग्लोब्यूलर है। इसी तरह से नर्व सेल्स हैं, इनकी बहुत लेंथ होती है क्योंकि इन्होंने ब्रेन से आपके टोज तक मैसेज को ट्रांसमिट करना होता है। ठीक हो गया। इस वजह से ये इनका साइज जो है ना, इनकी लेंथ काफी लंबी होती है। जो जाइलम सेल्स हैं, इन्होंने क्योंकि वाटर की ट्रांसपोर्ट करनी होती है और सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, इसी वजह से इनकी वॉल्स जो हैं वो थिक होती हैं। ठीक हो गया। ट्यूब लाइक होती हैं और थिक होती हैं। समझ गए हैं? इसी तरह से हमारे पास है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, कि सेल के फंक्शन के लिहाज से सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो किस तरह से हो सकती है। जो रूट हेयर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना होता है। तो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए यही है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। इनका फंक्शन था, इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब करना होता है, इसी वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो ताकि वाटर और सार्स जो है ना उनकी एब्जॉर्प्शन हो सके। तो इसलिए यहाँ पे रूट हेयर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसके फंक्शन के लिहाज से, एक तो ये कि इनका सरफेस एरिया, इसके ऊपर रूट हेयर्स सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाए। देन हमारे पास है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज। अब जो ऑर्गेनेली जिस फंक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो उस सेल के अंदर ज़्यादा होगी जो उस सेल के फंक्शन में। जिस तरह से किसी सेल ने अगर प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, तो वहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। इसी तरह से किसी सेल ने अगर सिक्रीशंस करनी है, तो वहां पे क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटर्स ज्यादा होंगी। इसी तरह से अगर किसी सेल ने फोटोसिंथेसिस करनी है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा। अब किसी सेल ने सिर्फ कलर पिगमेंट देना है प्लांट को, तो उस सेल में क्रोमोप्लास्ट ज्यादा होगा। तो ये चीजें होती हैं कि वो ऑर्गेनेलिज जो हैं वो ज्यादा अमाउंट के अंदर होंगी, या प्रोमिनेंट होंगी, या अबंडेंट होंगी उन सेल्स के अंदर जिन सेल में उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक हो गया। अभी आगे उन्होंने बताया हुआ है कि नर्व सेल्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, thus contribute in coordination in body. Muscle cells undergo contraction and share their role in movement in body। मतलब किस तरह से कौन कौन से पार्ट्स जो है ना, कौन कौन से सेल्स जो है वो किन किन फंक्शंस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर इन्वॉल्व हैं। जब रेड ब्लड सेल इन्होंने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, और ऑक्सीजन कैरिंग कौन है, हमारे पास हीमोग्लोबिन है। तो इस तरह से ये सारे चल रहे हैं। सेल इज एन ओपन सिस्टम। वाई सेल इज एन ओपन सिस्टम, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। तो इसमें क्या है कि इट टेक्स सब्सटेंसेस नीडेड फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज through its cell membrane. Then it performs the metabolic processes assigned to it. Products are and byproducts are formed in the metabolism. Cells either utilize the products or transport them to other cells. The byproducts are either stored or are excreted out of the cell। अभी देखें, ये क्या कहता है कि ओपन सिस्टम है। इसने बाहर से कोई चीज ली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर की उसने, उसको प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। वो प्रोडक्ट्स या तो सेल के बाहर एक्सट्रीट कर दिए जाते हैं, या फिर सेल के अंदर यूज करने के लिए रख लिए जाते हैं। और जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनको या तो एक्सट्रीट कर दिया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे, या फिर उनको जो है वो स्टोर कर लिया जाता है सेल के अंदर ही। ठीक हो गया। तो इस तरह से सेल जो है ओपन सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है। सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो।
सेल का साइज, जो लार्जेस्ट सेल है ना, ये हमारे पास एग सेल होते हैं। जो लार्जेस्ट सेल्स होते हैं वो एग सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। जो मुर्गाबी का अंडा है वो सबसे बड़ा सेल है, सबसे बड़े सेल की टाइप होती है वो। ठीक हो गया। देखिए ना, द बल्किएस्ट सेल आर बिग एग्स। ठीक हो गया। एंड द लॉन्गेस्ट सेल्स आर सम मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स, मोर सेल्स लाई बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स। ठीक हो गया। जो बल्किएस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, वो हमारे पास है एग सेल। जो लॉन्गेस्ट है, मतलब लेंथ वाइज जो सबसे लंबा है, उसको क्या कहेंगे, वो हमारे पास मसल सेल्स होते हैं कुछ, और कुछ हमारे पास नर्व सेल्स होते हैं। अब इसकी एग्जांपल ये देखें। अब सरफेस एरिया इसका क्या होगा, 5400। जितना सेल बड़ा होगा ना, उसका सरफेस एरिया कम होगा। जितना सेल्स छोटे होंगे, अब ये देखें, इतने ही एरिया के अंदर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। ठीक हो गया। अब इतने वॉल्यूम के अंदर ये देखें, ये वॉल्यूम है, इतना इन्होंने वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है एक सेल ने। उसी के अंदर अगर हम 10 माइक्रोमीटर, ये 30 माइक्रोमीटर का जो है ना, मतलब एक सेल था। अब 10 माइक्रोमीटर के अगर 3 सेल्स की रो बन जाए इस तरह से एक बॉक्स की फॉर्म में, तीन इस तरफ हैं, तीन इस तरफ हैं, तीन इस तरफ हैं। अब ये कि 27 स्मॉल क्यूब्स हैं या 27 स्मॉल सेल्स हैं, उतने ही वॉल्यूम के ऊपर आए हैं, लेकिन इनका सरफेस एरिया देखें, उससे कहीं गुना ज्यादा है। ठीक हो गया। ये देखें, 16,200, 3 गुना ज्यादा है सरफेस एरिया एज कंपेयर टू दिस सिंगल सेल। तो क्या होगा कि जितना सेल छोटा होगा, वॉल्यूम कम से कम ऑक्युपाई करेंगे करेंगे वो सेल्स, अगर उतने ही वॉल्यूम के अंदर क्या होगा कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लार्जर सेल्स। अब देन हमारे पास आ जाती है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इसको आप एक दफा गो थ्रू कीजिएगा, रीड कीजिएगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे बताइएगा इसके अंदर। देन हमारे पास है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। अब कौन कौन से तरीके से सेल के अंदर और सेल के बाहर, जैसे सेल ओपन सिस्टम के तौर पर काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं, और बहुत सारी बाई प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स जो है ना यहाँ से निकल रही हैं। तो वो किस तरह से एंट्री होती है, वो किस तरह से एग्जिट होती है, वो सारे का सारा हम लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। अब इसके अंदर ये है कि सेल की मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल का मतलब ये रहता है कि कुछ चीज़ों को ये पास करने देती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ये रोक लेती है, एंट्री नहीं करने देती है। तो उनके लिए स्पेशल जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स हैं। ठीक हो गए। स्पेशल फिनोमिनाज हैं जिनके थ्रू सेल एंड क्या एग्जिट और एंट्री जो है ना होती है सेल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की या लार्जर मॉलिक्यूल्स की। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सबसे पहले क्या है कि सिंपल ट्रांसपोर्ट होती है, the movement of molecules from an area of higher concentration to the area of lower concentration. It's mean along concentration gradient. ठीक हो गया। कि concentration gradient क्या है कि ज्यादा बड़े मतलब जहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वहां से उस एरिया के अंदर मूव करेंगे जहाँ पे उनकी तादाद कम है। ठीक हो गया। इसमें सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है। ये जो है डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को पास करते हैं। अब इसकी एग्जांपल जो सबसे हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आती है वो हमारे पास है गिल्स के अंदर, जो फिशेस के अंदर होते हैं, और लंग्स के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर है, लंग्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा होता है। ये हमारे पास उसकी डिफ्यूजन की एग्जांपल है। Movement of glucose molecule from small intestine lumen into the blood capillaries of villi is another example of, मतलब ग्लूकोज की जो मूवमेंट होती है, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर से ग्लूकोज की मूवमेंट हो रही है,
स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे पास ब्लड के अंदर जो जा रही है ग्लूकोज, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होती है, क्योंकि ल्यूमेन के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर जो है ग्लूकोज की अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा होती है, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट उस जगह पे कम होती है। तो क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये, और इसी तरह से जब आप देखें ना, जब हम इनहेल करते हैं एयर, उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, जबकि हमारी बॉडी के अंदर लंग्स के पास जो है वो क्या होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन यहाँ से लंग से मूव करती है ब्लड वेसल्स के अंदर, जबकि जो ब्लड वेसल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है और हमारे लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से वापस मूव करती है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बाहर एक्सहेल कर दी जाती है। इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। देन हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन की एक टाइप है, ठीक होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये भी मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर। लार्जर मॉलिक्यूल्स होना तो वो पास आउट नहीं कर सकते सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, उनके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होते हैं। इनके लिए कैरियर प्रोटीन्स होंगे। ये क्या होगा कि ये जाके कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच होंगे, और कैरियर प्रोटीन इन मॉलिक्यूल्स को या इन लार्जर सब्सटेंसेस को लेके सेल के अंदर या सेल के बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। इसके अंदर व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये वाली डेफिनेशन है इसकी, प्रॉपर डेफिनेशन ये वाली है। इसके अंदर पता क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ये है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के ऊपर जाने की जो स्पीड है ना वो ज़्यादा है, ठीक हो गया। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की स्पीड जो है वो ज़्यादा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर, क्योंकि इनके अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये देखें ना, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर आपको ये नजर आ रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी मॉलिक्यूल आया है और डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चला गया है। जबकि ये चैनल प्रोटीन्स होते हैं, इन प्रोटीन्स के थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये आए हैं यहाँ पे, इसने आगे अटैच हुए यहाँ पे, और आए ये इस तरफ से सेल के अंदर या सेल के बाहर कोई भी एरिया आप रख लें तो वो एक्सीड हो जाते हैं या सेल के अंदर मूव कर जाते हैं। देन है हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमारे पास है सिर्फ वाटर की मूवमेंट है। The movement of water across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to the solution of higher solute concentration। इसमें भी यही है कि वाटर वाटर की कंसंट्रेशन हायर होगी, जबकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। स्मॉल लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब है कि वाटर की कंसंट्रेशन उस जगह पे ज़्यादा है, और हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब है कि वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर यहाँ भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव कर रहा है वाटर की, जबकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हम हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें हमारे पास तीन तरह के जो है ना सोल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक ये है कि जिसके अंदर सोल्यूट ज्यादा अमाउंट के अंदर है। हाइपोटोनिक वो है जिसके अंदर हमारे पास सोल्यूट कम अमाउंट के अंदर है, ठीक हो गया। और आइसोटोनिक है कि इक्वल कंसंट्रेशन होती है दोनों सोल्यूट्स और सोल्यूशन की, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये ग्रीन, ये ब्लू कलर आपको वाटर मॉलिक्यूल्स है, और ये रेड कलर आपके पास सोल्यूट कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा ऑस्मोसिस के अंदर, क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल इस जगह से मूव करके इधर इधर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे कम थे, ब्लू डॉट्स आपको कम नजर आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया आपको, आपने देखा कि वाटर जो है वो इस साइड से इस साइड पे मूव कर गया है। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे सोल्यूशन बढ़ गया है, ये देखें। और यहाँ पे सोल्यूशन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से इस तरफ मूव किए हैं तो कम हुआ है, तो यहाँ पे मूव कर जाएगा इस तरफ से वाटर, तो इसका जो है ना लेवल कम हो गया। अब ये वाटर बैलेंस की प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम जो है
सेल्स को हम आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करते हैं। जब हम किसी सेल को हाइपरटोनिक, ये नेक्स्ट होगा, ये देखें, जब हम सेल को किसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंटर होना शुरू हो जाएगा। हाइपोटोनिक का मतलब है कि उनके अंदर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है। ठीक हो गया, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पे। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, इसके अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इन साइड सेल जो है वो कम है। या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है बाहर, बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि सेल के अंदर जो है वो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कम है यहाँ पे। तो वाटर क्या करेगा, इनसाइड मूव करना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी सेल को प्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, देखें सेल यहाँ से ब्रश कर रहा है, इसकी मेम्ब्रेन जो है वो फट जाएगी। देन क्या होगा कि अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी सेल को प्लेस करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का आपको पता ही है कि बाहर जो है वो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ये सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा है, जबकि सेल के अंदर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा कि वाटर यहाँ से एग्जिट करेगा, बाहर मूव करेगा। उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा या डिहाइड्रेशन हो जाएगी सेल के अंदर। अब जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर सेल के अंदर और इस सॉल्यूशन के अंदर इक्वल अमाउंट है सोल्यूट की और वाटर की, और जितना वाटर जो है ना अंदर एंटर होगा और उतना वाटर हमारे पास सेल से बाहर एक्सीड करेगा, और ये हमारे पास क्या करेंगे, नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी। अब ये देखें, अब प्लांट सेल के अंदर इस तरह से होता है। टर्गर टर्जिडिटी हम लोग जो है ना वो नॉर्मल इस तरह से होगा कि प्लांट सेल के अंदर जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर उसको रखते हैं कि वाटर जो है ना एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इसके गिर्द क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल इसको ब्रस्ट होने से बचा लेती है। ठीक हो गया। और नॉर्मल ये भी जो है ना आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भी यही सिचुएशन होती है। जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि ये देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो वैसी ही रही तकरीबन, ज्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं आया, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो हमारे पास क्या हो गया, श्रिंक कर गई है। श्रिंक कर गई है, बर्स्ट कर गई है, ये इस वजह से होती है। आप इसके अंदर डेफिनेशन कौन कौन सी याद रखने वाली है, प्लाज्मोलाइसिस है, जो श्रिंकेज होती है, ये देखिए, ये सेल की या प्लाज्मा की जो श्रिंकेज है उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक हो गया। टर्गर प्रेशर या टर्गर क्या कहते हैं, टर्गर किसे कहते हैं, द आउटवर्ड प्रेशर ऑन द सेल वॉल exerted by internal water is known as टर्गर प्रेशर। अब ये देखें ना, ये आउटवर्ड प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से सेल इस तरह से, ये नॉर्मल सेल तकरीबन इस तरह से होता है, लेकिन ये क्या हो गया, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये इस तरह हो गया। ठीक हो गया। देन हमारे पास है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। अब स्टोमेटा है हमारे प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो है ना, लीव एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा जो है वो ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग, जिसके गिर्द गार्ड सेल्स होते हैं। अब गार्ड सेल जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो वाटर को रेगुलेट करते हैं। अब इनके अंदर क्या होगा कि ग्लूकोज जो है ना यहाँ पे बन रही होती है गार्ड सेल के अंदर, और क्योंकि ग्लूकोज बन रही होती है तो सोल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होती है। तो नियर बाय एपिडर्मल सेल्स है, उसमें से क्या होता है कि वाटर जो है वहां से मूव करके गार्ड सेल के अंदर एंटर हो जाता है, और इसमें क्या होगा कि गार्ड सेल जो है वो स्वेल कर जाते हैं। जब गार्ड सेल की स्वेलिंग होती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और स्टोमेटा जब ओपन होंगे तो उसमें फिर डिफरेंट फिनोमेना होते हैं, जो रिस्पायरेशन के अंदर गैसेस वगैरह रिलीज हो रही हैं, ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो वो उस तरह से होती है यहाँ से। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं, फिल्ट्रेशन वगैरह, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे, और एंडोसाइटोसिस के हवाले से पढ़ेंगे हम। फिर हमारे पास सिर्फ टिश्यूज का रह जाएगा। ठीक हो गया।